आज के दिन ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या हुई थी। लेकिन यह एक अजीब बात है कि इंदिरा जी को अपने मृत्यु का आभास हो गया लगता है। गांधी को अपने मृत्यु का आभास हुआ है। तो इस बात का अनुमान इसलिए किया जा सकता है कि ठीक एक दिन पूर्व भुवनेश्वर की सभा में इंदिरा जी ने कहा कि मेरी लंबी उम्र रही है, मेरा सारा जीवन सेवा में बीता है और जब तक सांस है तब तक सेवा में ही बीतेगा। अगर मेरी हत्या हुई तो मेरे खून का एक एक बूंद भारत को जीवित करेगा। 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं अंगरक्षकों ने इनकी हत्या कर दी। यही आभास मैंने पहले भी कहा कि गांधी को हुआ था। सरदार पटेल को भी अपनी मौत की चाप सुनाई पड़ी थी। घटना का वर्णन मैं बीबीसी के एक संवाददाता के हवाले से कर रहा हूं। घटना है पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय में 3 घंटे से कोई परिसंवाद चल रहा है। वह समारोह खत्म ही होने वाला है, तभी दौड़ता हुआ 2 युवक मंच पर चढ़ जाता है और भारत के संविधान के खिलाफ में नारे लगाने लगता है। कुछ पर्चा भी हवा में उछालता है। इस घटना को लेकर के द ट्रिब्यून के संपादक प्रेम भाटिया ने गंभीर टिप्पणी की और कहा कि यह अत्यंत गंभीर समस्या है और पहली बार ही उन्होंने खालिस्तान शब्द का भी प्रयोग किया। देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर ब्रिटिश शासन के समय उसके पूर्व से ही काफ़ी लोग चले गए भारत से और अधिकांश प्रवासियों में सिख समुदाय के लोग थे। बाद में नियोक्ताओं का इन पर दबाव होने लगा था कि दाढ़ी नहीं रखे, पगड़ी नहीं बांधिए। इसकी शिकायत इन्होंने भारत के उच्च आयोग से की, लेकिन उच्च आयोग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और उसने कहा कि स्थानीय अधिकारी से मिलकर आप अपनी समस्या को रखें। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भी मेजबान सरकारों से बात करना मुनासिब नहीं माना। रा के अतिरिक्त सचिव थे बी रमन। उन्होंने उस समय एक श्वेत पत्र जारी किया है और यह बताया है कि तत्कालीन सरकार का जो झिझक है, इसके कारण समस्या सुलझ नहीं सकी और सिखों में यह बात बैठ गई कि उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा उनके अपने ही राज्य में हो सकती है। इस कारण सिख होम रूल का आंदोलन जड़ पकड़ते गया। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान का नाम आता है, जो 1967 में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष थे। बाद में वो कनाडा चले गए और सिख होम रूल आंदोलन की सदस्यता ले ली। जल्द ही उसके अध्यक्ष भी बन गए। उन्होंने खालिस्तान शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। जब ये अध्यक्ष हो गए तो पाकिस्तान ने उन्हें आमंत्रित किया और वहाँ भरपूर स्वागत उनका किया गया। उनको पवित्र सिख दस्तावेज भी भेंट किया गया। सिख दस्तावेज का प्रयोग उनको अपने संगठन में उनको प्रभावी बनाने में मददगार साबित हुआ। बाद में वे खालिस्तान के राष्ट्रपति भी बन गए और उन्होंने खालिस्तानी सिक्का, डाक टिकट ये सब जारी किया। 1971 की बात है। इंदिरा जी की सलाह पर रा ने दुनिया भर में पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकार का जो हनन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था, उसको प्रसारित करने का काम किया। इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में हुई और उसने वहाँ के CIA ने और ISI ने भारत में
भारत के सरकार के द्वारा सिखों के अधिकार का हनन और भारत की निष्क्रियता, भारत सरकार की निष्क्रियता को दुनिया भर में फैलाए। ब्लड फॉर ब्लड पुस्तक है केनी मुनीस की, उसमें इसका जो है वर्णन मिलता है। खालिस्तान के राष्ट्रपति ने, जो स्वघोषित राष्ट्रपति बन गए थे, डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपूर्ण पृष्ठ पर आंदोलन पर लिखा। यह पता लगता है कि वह जो वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास है, उसने इस प्रचार के लिए जो लिखे गए थे उस पर उसके खर्च को वहन किया था। 77 तक इसी तरह विरोधी प्रचार जो है विदेशों में चलता रहा। यानी मुरारजी भाई के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व तक इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रचार अभियान जारी रखा गया। लेकिन सरकार बदलते ही जगजीत सिंह चौहान भारत आ गए। आप सभी जानते हैं कि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में पुनः वापसी हुई और उसके बाद ये फिर वाशिंगटन चले गए और वहां से विरोधी प्रचार शुरू कर दिया। उग्रवादियों द्वारा कई बार विध्वंसक घटना को अंजाम दिया गया, कई बार बस से में पकड़ के हिंदुओं को मारा गया। सबसे खतरनाक और सबसे आश्चर्यजनक घटना होती है कि 3 बार विमान का हाईजैकिंग हुआ और सब तीनों ही बार पाकिस्तान में उसको उतारा गया। अपहरणकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको भारत को सुपुर्द नहीं किया गया, बल्कि उनको ननकाना साहिब में रहने की इजाज़त दे दी गई। ये ठीक है कि विमान को और उसके यात्रियों को भारत वापस कर दिया गया, उसमें कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। इसकी दुनिया भर में काफ़ी निंदा हुई। यही कारण था कि 24 अगस्त 1984 को जब चौथी बार विमान का अपहरण किया गया तो पाकिस्तानी प्रशासन ने एक अलग नीति अपनाई। इस बार उन्होंने अपहरणकर्ता को संरक्षण नहीं दिया। वीरमन लिखते हैं, जो राव के अतिरिक्त सचिव हैं, कि अपहरणकर्ताओं के पास पिस्टल जो था वह खिलौने का था। धोखे से अमेरिकी विमान पर कि उनको अमेरिका भेजा जा रहा है, उनको दुबई भेज दिया गया और इस कड़ाई के बाद अपहरण बंद हो गया। लेकिन जनता में खालिस्तान आंदोलन ने जड़ पकड़ ली थी, अधिक प्रबल होते गए। लेकिन यह बढ़ाकर 9 नवंबर 1982 को दिल्ली में एशियाई खेल हो रहा था। यह खुफिया जानकारी मिली थी कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है, हिंसा की कार्रवाई हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए जगह जगह पर तलाशी ली जाने लगी। इससे भी लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। वहां के लोगों में टर्मिनल इन पंजाब बिफोर एंड आफ्टर ब्लू स्टार में पंजाब के मुख्य सचिव थे उस समय रमेश इंदर सिंह। उन्होंने लिखा कि आम लोग इससे तब तक जुड़े हुए थे, लेकिन तब यह अलग हुए जब खालिस्तानी आंदोलन के द्वारा यह ब्यूटी पार्लर को बंद करा दिया गया। कहा गया महिलाएं जींस नहीं पहन सकती हैं, सिंदूर लगाने से मना किया गया, बिंदी नहीं लगावे, यह सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि सिर ढककर चलना का फरमान जारी किया गया। एक सूचना हमने पढ़ी है कि 1982 में 1518 नागरिकों की हत्या की थी। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की अंतिम कड़ी थी। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब को शांत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से लगे हुए थे। भिंडरवाला
इनके संरक्षण में था। अब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। जर्नैल सिंह भिंडरवाला नाम है उनका पूरा, वह इनके सीधे संपर्क में था। बल्कि यह कहिए कि उसे कांग्रेस ने तैयार किया था। बाद में यह कांग्रेस के खिलाफ हो गया भिंडरवाला, और कांग्रेस के विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। बाद में तो यह शरण ले लेता है, आशियाना बना लेता है स्वर्ण मंदिर को, और स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही करने के लिए इंदिरा जी बाध्य हुई। गलत है सही है, ये इसका विश्लेषण जो है इतिहास करेगा। लेकिन स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही इंदिरा जी ने बिना ज्ञानी जैल सिंह को सूचना दिए किया। बाद में इसकी जानकारी राष्ट्रपति जी को दी गई। वहां पर 1 लाख सेना और 40,000 पारामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए थे। भिंडरवाला जब मरे तो पहले तो यह प्रचारित किया गया कि वह पाकिस्तान चले गए हैं, मरे ही नहीं हैं। बाद में जो है ये जो सेना ने प्रमाणित किया कि नहीं, वो मर गए हैं। मार्क टेली जो यूजीसी का संवाददाता है वह भिंडरवाला के मृत्यु के पहले मिले हैं। सुभाष टिब्रेकर भी मिले हैं, और रवि राय जो फोटोग्राफर हैं ये सब मिले थे उनके मृत्यु के थोड़े पहले। रवि राय कहते हैं कि उनके चेहरे पर उस समय भय था, जबकि भीतर से बाहर से वो दिखाते थे कि ये जो भेड़ है, हजारों भेड़ के सामने एक शेर जो है काफ़ी होता है। तो वो अपने अपने खालिस्तानी इसको जो है आतंकवादियों को शेर मानते हैं, और भारतीय सेना को समझ रहे थे कि ये लोग भेड़ हैं। 6 जून की बात है कि 4 बजे से ही आत्मसमर्पण की घोषणा की जा रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल बुलबुल बरार नाम है उनका, वो उन्होंने उस घटना का वर्णन किया है। दी पंजाब स्टोरी में शेखर गुप्ता ने स्वर्ण मंदिर की घटनाओं को विस्तार से रखा है, और कहें कि वहाँ पर कारतूसों का छल्ली लग गया था, और वातावरण में जो है बारूद की गंध आ रही थी। आज भी यह क्षेत्रवाद खत्म हुआ है, लेकिन क्षेत्रवाद की गंध जगह जगह पर है। यह संपूर्ण देश में क्षेत्रवाद के उभरने के कारणों को और उसके हल प्रस्तुत करने की दिशा हमको यहाँ से मिलती है। उस समय हम लोग गाया करते थे, खालिस्तान क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान तुम्हारा है। तो यह घटना इंदिरा जी के मृत्यु तक आती है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह होती है कि उसके बाद देश भर में दंगे फैलते हैं, और लगभग 7,000 से 14,000 के बीच लोग कहते हैं कि उस समय सिखों की हत्याएं हुई है, और इसका की टीस आज तक पंजाब में कायम है। तो हमको यह एक राष्ट्र की एकता में खतरे किस तरह उत्पन्न होते हैं, हिंसा की किस तरह परिस्थितियां बनती है, इसकी का एक सबक मिलता है इससे। क्योंकि उस समय उसने एक प्रधानमंत्री को ही नहीं, इंदिरा जी को उनके अंगरक्षकों के द्वारा माना जाना, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह नाम है उनका, जिसको बाद में सजा हुई। और लेकिन सजा होना छोटी घटना है। इंदिरा जी ने सत्याग्रह ग्रहण किया था, वह लाल बहादुर शास्त्री के सरकार में वो सूचना और प्रसारण मंत्री थी। लेकिन वैदेशिक मामले में इंदिरा की दृढ़ता की हमें आज भी याद आती है, और उन्होंने तटस्थता की नीति को बाखूबी जो है स्थापित किया है। बल्कि नेहरू के तटस्थता की नीति की पुरजोर वकालत ही नहीं की, और दूसरी स्थिति आंतरिक जगत में जो आध्यात्मिक समाजवाद की जो बुनियाद है, हम इंदिरा जी के
दृष्टि में पाते हैं। उसी समय 20 सूत्री कार्यक्रम भी आया था और 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा ग्राम गांव निर्माण की जो अलग अलग के कार्यक्रम हो सकते हैं, उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की एक स्पष्ट रूपरेखा